चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ये अकाउंटिंग एंट्रीज अपन आज टैली पे भी देखेंगे और हर एंट्री का एक एक रूल समझेंगे, क्योंकि क्या है, हर एंट्री से, हर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हमारे कुछ रूल्स है। वो रूल्स कहाँ से आए हैं? वो हमारे या तो एक्ट से आए हुए हैं या मध्य प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल से आए हैं। देखिए होता क्या है कि हम एंट्री तो सीख जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट तो सीख जाते हैं। मैंने आपको पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल ये भी बता दिया, ये भी बेसिक्स है, और हम आपको डेबिट क्रेडिट भी सीख गए। लेकिन कौन सी चीज को किस तरीके से ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना है, उसके लिए आपको जिस जगह की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उस जगह के रूल्स आपको पते होने चाहिए। रूल्स कहने का मतलब अकाउंटिंग रूल भी पता होना चाहिए और उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्या गाइडलाइन है वो भी पता होना चाहिए। तो अपन उस चीज़ों को एक एक करके करेंगे। आपके पास बहुत सारे टाइप के ट्रांजेक्शन है, हमने उसको बाइफरकेट करा हुआ है कि इस टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं हमारी वेलबीज में। एक एक करके आज की क्लास में पूरे कवर्ड नहीं होंगे, एक एक क्लास में कवर्ड होंगे, क्योंकि हर टॉपिक पे डिस्कशन थोड़ा सा लंबा होगा। आपको समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो अलग होंगे मेरे से, तो वो चीज़ें समझने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चीज़ देखिए, उचित लेजर के लेखा को चिन्हित करना। ये चीज़ आप अपन ने देख ली। अपन को सबसे पहले एंट्रीज करने के लिए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट आइडेंटिफाई करना रहता है। ठीक, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। उसी के बाद कहीं हम एंट्रीज को डेबिट और क्रेडिट करने समझ पाते हैं। ठीक है, उचित लेजर के लेखा को चिन्हित करना और देखना कि क्या उसमें डेबिट या क्रेडिट करने की आवश्यकता है। यानी जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तब आपको ये देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, सेकेंड चीज, लेखा चार्ट से कोड चिन्हित करना। देखिए मैंने आपको ये नहीं बताया है, क्यों? क्योंकि आप लोग पिछले 3 साल से ई नगर पालिका में जीएल कोडिंग का यूज कर रहे हैं। जो जीएल कोड है, जो 1, 2, 3 और 4 है, ये आपके लेखा कोड है। अगर इसको मुझे करना है तो आप मुझे बताइए, इसके 2 सेशन अपने अलग से लगेंगे। ठीक, एक मैं आपको या तो वो बता दूंगा, लेखा कोड अभी छोटा सा समरी में हम कर लेंगे। तो ये लेखा चार्ट जो है, ये 1, 2, 3 और 4 वाले सीरीज वाले जो हम जीएल कोड यूज करते हैं, ये वो चीज है। प्रविष्टि में स्पष्टीकरण हो, मतलब सारी नरेशन होना जरूरी है। एंट्रीज में नरेशन नहीं होगा तो एंट्री से समझ में नहीं आएगा। कोई भी चीज का एंट्री से नरेशन होने का मतलब, आपने सोची पहले इनकम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट करी, अगर आपने इनकम डेबिट करी, आपने एंट्री सही करी क्योंकि इनकम आपकी रिवर्स होगी, लेकिन जब तक आप उसमें नरेशन नहीं लिखेंगे तब तक जो चेक करने वाला होगा वो तो उस एंट्री को गलत ही मानेगा, क्योंकि उसने सीखा है इनकम ऑलवेज क्रेडिट। लेकिन अगर कोई इनकम वापस हमको देनी पड़ रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो जब तक आप नरेशन नहीं लिखेंगे तब तक आपकी एंट्री का सार समझ में नहीं आएगा कि आपने ये एंट्री क्यों पास करी है। ठीक है, और जो अन्य घटनाएं जानने की, उससे अकाउंट से रिलेटेड जो भी हमारे एंट्री से रिलेटेड हमें जो भी ट्रांजेक्शन है वो। ठीक है, चलिए सबसे पहला और बेसिक हमारा जो होता है, लेखांकन प्रविष्टियां, संपत्ति कर तथा अन्य कर, प्रॉपर्टी टैक्स एंड अदर टैक्सेस की एंट्री देखते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि सबसे जो मेन रेवेन्यू सोर्स है किसी भी नगर पालिका का, वो प्रॉपर्टी टैक्स है। ठीक है, आज के टाइम पे प्रॉपर्टी टैक्स हर नगर पालिका यूज करती, हर नगर पालिका वसूलती है, और हर नगर पालिका में प्रॉपर्टी टैक्स के थ्रू ही काम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस चीज को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको इन एंट्रीज को मैं आपको टैली पे भी करके दिखाऊंगा और मैं जीएल कोडिंग करके दिखाऊंगा। अगर जीएल कोडिंग आप अगर बोले अभी, तो मैं आपको जीएल कोडिंग एक बार थोड़ा सा अपने तरीके से रिवाइज करवा दूंगा। आप लोगों ने तो 1, 2, 3, 4 समझ तो लिया होगा, लेकिन मैं अपने तरीके से भी, मेरे पास एक है छोटा सा हिंट जिसमें मैं आपको अपने तरीके से जीएल कोडिंग बता सकता हूँ, अगर आप लोग बोले तो। किसी को अगर समझना है तो वो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेंगे, 10 से 15 मिनट में 1, 2, 3, 4 आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बताऊँ अभी आपको किसी को जीएल कोडिंग? बता दीजिए। बता देता हूँ, ठीक, 1 मिनट।
अच्छा, जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं या जिनकी क्लासेस मिस हुई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, आज हमारी 5th है, तो वो मुझे बता दें, मैं उनको भेज दूंगा जो भी है। वैसे अभी अपन ने सिर्फ पर्सनल, रियल, नॉमिनल एक वो चीज़ देखी है और कुछ बेसिक एंट्रीज करी है। तो वो अगर किसी को चाहिए तो वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको पर्सनली मेल कर दूंगा। ट्रेनिंग वाली का यस, चलिए 1 2 3 4 सिर्फ ये 4 कोड का होता है। कभी किसी जमाने में 5 हुआ करता था, वो खत्म हो गया। 1 2 3 4, ठीक है। आपको ये 4 कोड पता है जो 4 टाइप के अकाउंट्स को कोरिलेट करता था। हमारा जो 1 है वो राजस्व आय होती है, रेवेन्यू इनकम। हमारा जो 2 है वो राजस्व व्यय होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 1 और 2 हमारे जो हैं वो हमने पिछली क्लास में देखा था, इनकम एक्सपेंडिचर, आय व्यय पत्रक जो हम बनाते हैं। ये दोनों कोड्स उस स्टेटमेंट को इफेक्ट करते थे। इनकम एक्सपेंडिचर के स्टेटमेंट को इफेक्ट करते हैं। रेवेन्यू इनकम 1, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2, कैपिटल रिसीव्ड। देखिए जो 3 कोड होता है, जो 3 का कोड होता है वो 2 चीजों के लिए होता है, 2 अलग अलग टाइप की चीजें होती है हमारे में। पहला होता है कोई भी अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसको हम कैपिटल रिसीप्ट भी बोलते हैं। अनुदान प्राप्त होता है हमारा, वो भी कैपिटल रिसीप्ट में आता है, ठीक है। कोई हमें एक जग के पूरे पैसे देता है, वो हमारी कैपिटल रिसीप्ट में आता है। 3 के कोड में पहली चीज तो ये होती है, जो हमारे 320 से चालू होता है। 32010 जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट प्राप्त होती है। 32010, देखिए आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं। जब आप एंट्रीज करने लगेंगे तो आपको वो चीजें बहुत जल्दी जल्दी समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो 32010 सेंट्रल गवर्नमेंट, 32020 स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से जो हमें प्राप्त होती है। 32030 जो हमारी अदर डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये 3 टाइप की ग्रांट हमें यूज मिलती है, ठीक है। तो ये होती है कैपिटल रिसीव्ड। ये हमारी क्या होती है, कैपिटल रिसीव्ड। जो ग्रांट हमको मिलती है हम उसे कैपिटल रिसीव्ड बोलते हैं। जो ग्रांट हमारी होती है हम उसे कैपिटल रिसीव्ड बोलते हैं। तो नंबर 1 क्या हो गया, राजस्व आय, जो हमारी आय होती है, ठीक है। दूसरी, अच्छा मैं आपको राजस्व आय में थोड़ा कंफ्यूजन भी ठीक कर दूंगा। आप कुछ लोगों में, कुछ यूएलबी में कंफ्यूजन है कि जो हमें चुंगी मिलती है वो हमारी ग्रांट होती है कि वो हमारी राजस्व आय होती है। तो उसका डिस्कशन जब हम एंट्री करेंगे तब हम समझेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 में जो वो होता है राजस्व आय का। 1 2 3 4 में जो 1 होता है वो होता है हमारा राजस्व आय का, ठीक है। 2 हो गया राजस्व व्यय का, ठीक। 3 हो गया कैपिटल रिसिप्ट। पहले चीज मैंने आपको बताई, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है ग्रांट, जो आपकी ग्रांट होती है, ठीक है। जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य संस्थान से मिलती है, वो ग्रांट आपकी कैपिटल रिसिप्ट होती है। 3 में एक और चीज होती है, वो होती है लायबिलिटी यानी दायित्व। लायबिलिटी यानी दायित्व। कैसे दायित्व,
कि आपने ठेकेदार को पार्ट पेमेंट करा है, 10 लाख का बिल था, 5 लाख रुपए पेमेंट करी, 5 लाख रुपए, तो ये दायित्व है। तो ये 3 सीरीज से कोड इससे चालू होते हैं। टीडीएस आपने काटा है ठेकेदार का, टीडीएस आपने आयकर काटा है, ये भी आपका दायित्व है चुकाने का, तो ये 3 की सीरीज में आता है। जीएसटी आपने काटा है ठेकेदार का, ये भी आपकी 3 की सीरीज में आता है। तो आप एक चीज माइंड में रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो भी या तो आया चीज होती है या तो काटी हुई चीज होती है, ठीक है। कैपिटल रिसीप्ट हमेशा 3 साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आता है, ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड होता है। और नंबर 4 आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है पूंजीगत व्यय। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है पूंजीगत व्यय। किस टाइप के पूंजीगत व्यय? कोई नई सड़क आपने बनाई, कोई नई सड़क, आप मेरे वर्ड का ध्यान रखिएगा, नई सड़क, पुरानी सड़क की मरम्मत नहीं, नई सड़क आपने बनाई, वो नई सड़क पूंजीगत व्यय है। कोई नई नाली बनाई आपने, कोई वाहन खरीदा, कोई कंप्यूटर खरीदा, ये कैपिटल आपके एसेट्स होते हैं और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, ठीक है। एसेट्स में आपकी और भी चीजें आती हैं, जैसे आपका बैंक हुआ, बैंक का कोड होता है 45010, ठीक है। अच्छा, जो आपको पैसे वसूलने हैं, जो लोगों से आपको पैसे वसूलने हैं, जो आपको लोगों से पैसे वसूलने हैं, जैसे आपको प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना है, ये भी आपकी एक तरह से करंट एसेट होती है, चालू संपत्ति, क्योंकि ये आप जिस दिन वसूलेंगे उस दिन आपके पास नगद आ जाएगी, ये आपके पास जिस दिन वसूलेंगे वो हर चीज आपके पास नगद आ जाएगी, तो इसलिए ये चालू संपत्ति एसेट में आता है, एसेट में, ठीक है। तो अब इसके कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं। ये देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स हमारी आय होती है, वाटर टैक्स हमारी आय होती है। अच्छा, मैंने आपको तीसरा बताया था चुंगी कर, यात्री कर और एक्सपोर्ट टैक्स, ये कुछ नगर पालिकाएं, नगर परिषद इसे ग्रांट ट्रीट करती हैं, इसे अनुदान मानती है। क्यों? क्योंकि ये राज्य सरकार से प्राप्त होता है, ठीक है। इसका मैं लॉजिक बता दूं, ये आपकी आय है, ना कि ये अनुदान है। जीएल कोडिंग के हिसाब से भी आपकी आय है और अकाउंटिंग आपके एक्ट के हिसाब से भी ये आपकी आय है। इसका बैकग्राउंड में आपको बता दूं, कई सालों पहले नगर परिषदें अपने यहाँ पे यात्रियों के घुसने पे, कोई सामान इधर से उधर जाने पे और आने जाने पे कर वसूलती थी, कर वसूलती थी, जिसे हम लोग चुंगी बोलते थे, और यात्री से यात्री कर वसूलती थी, ठीक है। कोई सामान इधर से उधर भेजने के लिए एक्सपोर्ट टैक्स लगाती थी। तो ये सब चीजें वसूली एक समय पे नगर परिषदें करती थी, ठीक है। लेकिन 1971 के अराउंड में इस चीजों को, क्योंकि बार बार हर लेवल पे वसूली होती थी, तो आम नागरिक परेशान होता था, आम नागरिक हमेशा परेशान होता था। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा कि ये सभी कर बंद करके उन्होंने बोला कि हम एंट्री टैक्स लगा देते हैं, हम एंट्री टैक्स लगा देते हैं। जो एंट्री टैक्स लगता है सामान को लाने पे और ये सारी चीजें करने पे, तो ये लोग एंट्री टैक्स वसूलते हैं, ये लोग रोड टैक्स वसूलते हैं। तो ये सारा जो टैक्स कलेक्शन होने लगा, ये एक स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे होने लगा, ठीक है। और राज्य नगर परिषदों को मना कर दिया गया कि ये आप वसूली नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब नगर परिषद की तो आय थी, लेकिन अब वो वसूली करने के लिए मना कर दिया गया, तो अब वो वसूली कहाँ से करेंगी? तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको इसका क्षतिपूर्ति देंगे, जिसे बोलते हैं कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, यानी जो आपको इनकम लॉस हुई उसके अगेंस्ट में आपको इनकम मिल रही है। तो चुंगी जो होती है वो आपकी आय होती है, जो चुंगी होती है वो आपकी आय होती है, ठीक है। अगला हुआ रेंट, जो दुकानों से आपको किराया आता है। लाइसेंस फीस, जो आप लोग अलग अलग लाइसेंस इशू करते हैं, गुमास्ता का भी इशू होता है, कोई फ्लोर मिल का, मतलब आटा चक्की का, अलग अलग प्रकार के लाइसेंस इशू किए जाते हैं। एंट्री फीस, कोई पार्क में एंट्री फीस लगा देता है, कोई झूला घर में, ऐसी जगहों पर जो एंट्री फीस लगाती है ना। कोई कचरा बेचा जाता है, सेल गार्बेज और रबिश, मतलब कोई हड्डी बड्डी चमड़ा ये सब टेंडर फॉर्म बेचा जाता है, ये अलग अलग जो छोटी है, ये आय स्रोत है, ये आपकी आय होती है। आपने कोई गाड़ी दे दी हायर चार्जेस, यानी आपकी वो मल वाहन जिसे बोलते हैं हम, मल वाहन जो होता है, हम उसको 500-600 रुपए लेके उसको भेजते हैं, तो वो साफ सफाई कराते हैं, वो हो गया।
और आप जो बैंक से इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो वो आपकी आय होती है। तो इनकी कोडिंग 1 नंबर से चालू होती है। ठीक है, तो चुंगी वाला ध्यान रखिएगा, वो आपकी आय है, ना कि वो आपका अनुदान है। चुंगी और यात्रीकर और एक्सपोर्ट टैक्स, ये 3 चीजें। इसकी जीएल कोडिंग भी आपकी 1 की सीरीज में, 120 की सीरीज में दी है। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, जो आपके डे टू डे एक्सपेंडिचर हमारे हो रहे हैं, जो 2 की सीरीज है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 की सीरीज, ठीक। सैलरी, वेजेस, बोनस जो स्टाफ से रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, हमारे डे टू डे खर्चे हैं। स्टोर परचेज, जो हमारे किताबों का स्टोर हो, चाहे वाटर वर्क रिलेटेड स्टोर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल रिलेटेड स्टोर हो, ये हमारे रेवेन्यू होते हैं। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रोड, बिल्डिंग, मैंने आपको बताया था रिपेयर, अगर रोड की रिपेयर होती है तो वो रेवेन्यू, राजस्व व्यय है। अगर रोड नहीं बनाई जाती है तो वो पूंजीगत व्यय है। ठीक है, बैंक का चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, ये सब आपके रेवेन्यू, राजस्व व्यय है। और वेलफेयर प्रोग्राम, कोई अगर आप कोई प्रोग्राम या कोई मेले का आयोजन और ये सब जो चीजें करते हैं, ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं कैपिटल रिसीप्ट। इसमें 2 चीजें मैंने आपको बताई थी। पहली चीज थी कैपिटल रिसीप्ट, यानी अनुदान। ठीक, यानी अनुदान आपका अनुदान, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से हो, चाहे किसी अन्य संस्थान से हो। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी अनुदान देती है। कभी कभी किसी नगर पालिका में यूरोपियन यूनियन ने भी अनुदान दिया है। यूरोपियन यूनियन, आपको पता होगा, यूरोपियन यूनियन जहाँ पे अभी बहुत महामारी बची हुई है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने भी अनुदान दिया हुआ है। और वर्ल्ड बैंक भी कभी कभी, वर्ल्ड के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी अलग अलग सीधी नगर पालिकाओं को ग्रांट देते हैं। ठीक है, कोई आपने, ये तो आपकी कैपिटल रिसिप्ट होती है। कोई आपकी लोन लिया हुआ है आपने, तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है। किसी प्रकार का ठेकेदार से आपने एसडी काटा हुआ है, ये भी आपकी दायित्व है, वापस करना है आपको उनको, चालू दायित्व है। डिपॉजिट वर्क, मैंने आपको बताया था डिपॉजिट वर्क क्या होता है। जब जैसे शिक्षा विभाग आपको कुछ कमरा या उनके स्कूल में कोई कमरा बनाने के लिए या कोई बाउंड्री वॉल बनाने के लिए पैसा देता है, तो वो हमारी संपत्ति नहीं होती, वो शिक्षा विभाग को हमको बना के देना रहता है, तो वो भी हमारी लाइबिलिटी है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, ये वो 5 लाख रुपए है जो देना रह गए हैं 10 लाख के बिल में से। पेमेंट ऑफ टीडीएस, वैट, सर्विस, जीएसटी, सर्विस टैक्स है, अभी तो जीएसटी हो गया है, तो ये चीज हमारी नंबर 3 में आती है। ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एसेट्स, आपने संपत्ति बना रहे हो, संपत्ति, रोड, बिल्डिंग, नाली, सब ये सब बना रहे हैं, तो ये आप पहले पूंजीगत में जाता है, क्योंकि एक बार में नहीं बनता, तो ये हमारा 4 में आता है। ठीक, चाहे वो खुद के मत से, नगर पालिका मत से बना रहे हो, चाहे ग्रांट मत से बना रहे हो, आप चाहे नगर पालिका मत से बना रहे हो, चाहे ग्रांट मत से बना रहे हो। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप एफडी बना रहे हो। ठीक है, कोई आपकी अगर जैसे आपका प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, आपको वसूलना रह गया है, तो वो आप वसूलोगे तो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, नगद के फॉर्म में मिल जाएगा, यानी वो आपकी चालू दायित्व है, करंट एसेट्स है आपकी। ठीक है, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, ये तो देते नहीं है हम, हाँ एम्प्लॉयज तो कभी कभी देते हैं, तो वो हम एडजस्ट कर लेते हैं, यानी वो वसूली योग्य है। और कोई किसी डिपार्टमेंट में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आप लोग को कनेक्शन लेने के लिए हमारा डिपॉजिट जमा करना पड़ता है, वो। ठीक है, तो ये 1 2 3 4, ये छोटा सा ऐसा सा है, 1 2 3 4। 1 और 2 इनकम एक्सपेंडिचर में आता है, 3 एंड 4 आपकी बैलेंस शीट में आता है। 1 एंड 2 इनकम एक्सपेंडिचर में, 3 एंड 4 बैलेंस शीट में। रिसीव्ड पेमेंट में चारों चीजें आती है, 1 2 3 4 रिसीव्ड पेमेंट में। कैश फ्लो में जीएल कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, कैश फ्लो में जीएल कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने जो 5 चीजें देखी थी, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर में 1 2, बैलेंस शीट में 3 4, रिसीव्ड पेमेंट में 1 2 3 4, ये चारों चीजें आती हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है थोड़ा सा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अपन एंट्रीज पे आ जाते हैं। सबसे पहली एंट्री है संपत्ति कर एवं अन्य करों से प्राप्त आय। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि संपत्ति कर कब ड्यू होता है मेरा? अगर मैं संपत्ति कर, अगर मैं आपके नगर पालिका का
रहवासी और मेरा घर है वहां पे, तो मुझे संपत्ति कर किस तारीख पे मेरे ऊपर ड्यू हो जाता है? 31 मार्च के बाद किस तारीख को सर? फाइनेंशियल ईयर के बाद सर, अगर टैक्स फाइनेंशियल ईयर के बाद 31 मार्च को 31 मार्च, हाँ एक तरह से एक्चुअली वो 1 अप्रैल को चालू होता है। जिस चालू वित्तीय वर्ष का होता है ना, आपके एक्ट में लिखा है 1/4 को आपको वो ड्यू हो जाता है। यानी मेरे वित्तीय वर्ष 20-21 का प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल 2020 को ड्यू हो गया। मतलब मेरे को 1 अप्रैल 2020 को जमा कर देना है, पहली तारीख में ही ड्यू हो जाता है। जैसे हमारा रेंट होता है, जैसे हम लोगों को रेंट, अगर कोई रेंट पे रहता है तो उसको पता है कि मकान मालिक एडवांस में ले लेता है पूरा रेंट, तो वो 1 तारीख को 1 अप्रैल को ही ड्यू हो जाता है हमारा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी इनकम है एक्रूअल बेसिस पे हमने क्या देखा था, जैसे सैलरी का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि उसने पूरे 31 मार्च को काम करा और 31 मार्च को उसका ड्यू हो गया। ये कहाँ पे लिखा है? ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है या सेवा की शर्तों में लिखा होता है। जो हम सेवा, उनको भर्ती करने से पहले सेवा की शर्तें होते हैं, उस पर हम लिखते हैं कि तुम्हारी तारीख, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा वेतन इस तारीख को दे होगा। ये शब्द लिखते हैं हम सेवा की शर्तों में कि तुम्हारा वेतन इस तारीख को दे होगा। वैसे ही सेम शब्दों में प्रॉपर्टी टैक्स का लिखा है कि प्रॉपर्टी टैक्स वित्तीय वर्ष की पहली तारीख को 1 अप्रैल को दे होगा। यानी आपकी इनकम किस तारीख को हो गई? 1/4 को आपकी इनकम बुक हो जाएगी। 1/4 को आपकी इनकम बुक हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपके यहाँ अभी तो कोई 1/4 को, तो वैसे इस साल तो क्या पहले भी कभी 1/4 को कोई नहीं आता होगा। 1/4 को कोई आगे इतना जागरूक नागरिक नहीं होता कि कोई 1/4 को आगे ही जमा कर देता जिस तारीख पे ड्यू हो। वो आएगा, सोच कोई अच्छा नागरिक होगा तो वो 30 अप्रैल तक जमा करेगा, कोई थोड़ा लेट लतीफ होगा तो वो 30 सितंबर तक करेगा, और कोई तो ढकेले होते हैं जिनको हम धक्का मार मार के और वसूली कर करके 10 बार जा जाके तो उसको 31 मार्च को करते हैं, कहते हैं नहीं तो कुर्की हो जाएगी। तो समझ गए, प्रॉपर्टी टैक्स तो 1 ही तारीख को ड्यू हो जाता है, लेकिन वसूलियां चलती रहती है, आप उसकी वसूली करते रहते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारा सेवा प्रदाता के तहत पे हमने उसको 1 तारीख को सैलरी ड्यू कर दी, भले हम उसे 5 तारीख को पेमेंट करें, वैसे ही हमारी प्रॉपर्टी टैक्स है 1 अप्रैल को ड्यू हो जाता है। तो जैसे हम सैलरी की खर्चा बुक कर लेंगे, वैसे ही हम 1 तारीख को आय भी बुक कर लेते हैं। 1 अप्रैल को हम अपनी आय बुक कर लेते हैं अपनी किताबों में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये रूल आप लोगों को देखना रहेगा, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक मिनट, ये नीचे आते हैं अपन, इससे रिलेटेड एंट्री देखते हैं। वर्तमान करदाता से मांग की लेखांकन प्रविष्टियां, वर्तमान करदाता जो प्रॉपर्टी टैक्स की करदाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? माह जून 2016 में नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निम्नानुसार संपत्ति कर की चालू वर्ष की मांग रुपया 8 लाख की गई। ठीक है, तीस जून को इन्होंने कितनी तारीख को ड्यू करा? हमारा 1 अप्रैल को ड्यू होता है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा गया? निम्नानुसार संपत्ति कर की चालू वर्ष की मांग 8 लाख रुपया की गई। मतलब इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स की डिमांड ही 30 जून को करी, प्रॉपर्टी टैक्स की डिमांड ही इन्होंने 30 जून को करी। ठीक है, तो 1 अप्रैल वाला रूल भी ऐसा है कि जो सब लोग करते हैं वो कर देंगे। ठीक, तो आपने प्रॉपर्टी टैक्स की डिमांड भी 30 जून को करी, तो ये 30 जून जो होगा हमारा वो डेट हो जाएगी हमारी ट्रांजेक्शन्स की। अब डिमांड करी, अभी हमें डिमांड करी, इनकम बुक करनी है हमारी। ठीक है, हमारी जो इनकम बुक करनी है। अब इस इनकम को बुक करने के लिए हमने क्या देखा था? प्रॉपर्टी टैक्स अकाउंट, प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट में हमने इनकम बुक करी है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो हमारे लिए कौन सा खाता है? नाम मात्र खाता, आय से रिलेटेड खाता है हमारा। ठीक है, ये हमारा नाम मात्र खाता है, आय रिलेटेड।
जो करदाता है, करदाता का खाता, करदाता मैंने आपको बताया था पर्सनल करदाता, वहां पे किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है। करदाता कोई आदमी या व्यक्ति या कोई कंपनी या वो चीज ही विशेष होगा। करदाता यानी किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये कौन सा व्यक्तिगत खाते का रूल लगेगा? व्यक्तिगत खाते का रूल लगेगा। तो व्यक्तिगत खाते का क्या रूल लगता है? व्यक्तिगत खाते का क्या रूल लगेगा? क्रेडिट। थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही मेरे पास। देने वाला क्रेडिट, देने वाला देने वाला क्रेडिट, डेबिट, है ना? देने सर पानी वाले को नाम है तथा देने वाले को जमा। ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स हमारा नाम मात्र खाता है तो क्रेडिट, और यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स हमने आय करी है, उससे पैसे वसूलने हैं हमें। ठीक है, हमें उसे देनदार बनाना है, हमें उसे देनदार बनाना है कि वो हमें देनदार बनाएगा, तो वो हमारा डेबिट। तो आप यहाँ पे एंट्री एक बार देखो। अच्छा, ऊपर उसमें लिखा है जो 8 लाख है, उस 8 लाख रुपए में, उस 8 लाख रुपए में भी 3 अलग अलग चीजें हैं। कई टाइप के प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं। एक संपत्ति, आवासीय संपत्ति में भी किया जाता है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में भी किया जाता है, और केंद्र शासन की संपत्ति अलग, जैसे आपके यहाँ पे किसी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का, बिजली विभाग का भी संपत्ति होगी, तो उससे भी आप लोग प्रॉपर्टी टैक्स वसूलते हैं, उससे भी आप लोग प्रॉपर्टी टैक्स वसूलते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं हमारी, ये मतलब ये प्रॉपर्टी टैक्स हम इनसे वसूलते हैं। तो उन्होंने बोला कि उस 8 लाख रुपए में आवासीय हमारा 3 लाख है, वाणिज्य कर हमारा 4 लाख है, और केंद्र शासन से हमारा 1 लाख है। इन सबका जीएल कोड अलग अलग है, इन सबका जीएल कोड अलग अलग है। ठीक है सर। जी बताइए। सर हमारे यहाँ अपन संपत्ति कर वसूलते हैं, तो उसके साथ 3 टैक्स और वसूलते हैं, नगरीय विकास उपकर, शिक्षा उपकर, तो इनकी एंट्री करना पड़ेगी। अभी आ रहे हैं, उसी पे ही आएंगे अभी अपन। जी जी सर। हाँ, वो भी वसूलते हैं। वो मैंने बोला संपत्ति कर एवं अन्य कर। आप संपत्ति कर के साथ एक चीज और वसूलते हैं, यूजर चार्जेस। आप संपत्ति कर के साथ एक चीज और वसूलते हैं, वो होता है यूजर चार्जेस, जो आपका कचरा वितरण वसूली होता है, जो 360 रुपए सालाना आप लोग लेते हैं। ठीक है, जो 360 रुपए आप लोग सालाना लेते हैं, वो भी आप लोग वसूलते हैं। एक मिनट में टैली ओपन कर लूं, मैं आपको ये एंट्री टैली पे करके दिखाता हूँ। ठीक, चलिए अभी ये मीटिंग एंड होगी 5 मिनट में, तो अपन 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। मैं आपको ये और दोबारा इस मीटिंग में अपन जुड़ेंगे, तो 10 मिनट का अपन ब्रेक लेके चलेंगे। ये मेरे को ये एंट्री करनी है, मैं टैली खोल लेता हूँ। मैंने अभी पिपलौदा की टैली ली हुई है। ठीक है, तो मैं इस एंट्री को करता हूँ आके। मैं अकाउंटिंग वाउचर में आऊँगा, यहाँ F2 दबाऊंगा। अच्छा, पहले यहाँ पे देखिए सिंगल एंट्री पे आ रहा है, तो मैंने आपको वही बताया था, F12 ठीक। स्किप डेट एंट्री फॉर फास्टर एंट्री, नो। यूज सिंगल एंट्री, नो सिंगल एंट्री। आप इसको दिमाग में रखिए, नो सिंगल एंट्री। ठीक। यूज पेमेंट रिसिप्ट एज कॉन्ट्रा वाउचर, नो। आपको कॉन्ट्रा वाउचर सही से यूज करना है, तो इसको भी आप नो कीजिएगा। यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग एंट्री, यस, क्योंकि हम डेबिट क्रेडिट पढ़ के आए हैं। ठीक है, जिसके बाद हम नीचे करके एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। आप देखिए डेबिट क्रेडिट मोड में आ गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब कोई बैंक या कोई आपका कैश लेजर इफेक्ट होगा, तो ही रिसीट पेमेंट और कॉन्ट्रा वाउचर आएंगे, अदरवाइज
आपका कौन सा वाउचर चलेगा? चौथा वाउचर जो जिसमें बैंक या कॉन्ट्रा नहीं आता लेजर, कौन सा था वो वाला वाउचर? एक जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर, क्योंकि इसमें कोई भी बैंक प्राप्ति नहीं हुई है, अभी हम सिर्फ डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ डिमांड क्रिएट कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स की। जैसे आप लोग सैप पे भी डिमांड क्रिएट करते हो, इसमें भी वैसे ही डिमांड क्रिएट की जा रही है। कि तारीख क्या है? हमने F2 दबा के तारीख क्या लेके आए? 30 जून। हम तारीख क्या लेके आए? 30 जून। ठीक, अब डेटर्स, जो हमारे डेटर्स होते हैं, जो हमारे देनदार होते हैं, ठीक है, हमारे प्रॉपर्टी टैक्स, उनका कोड मैंने बताया था 4 में होता है। जो हमारे प्रॉपर्टी टैक्स रिसीवेबल होता है, क्योंकि हमें वो चालू करंट एसेट्स होते हैं, हमारे करंट एसेट्स कभी भी हमारे यूज हो सकते हैं, तो उनका 4 सीरीज में होता है। 4 सीरीज में, अब उसका जीएल कोड होता है 431। ठीक है, आप इधर देखिए इतने सारे जीएल्स आ गए। 431, ठीक है, 431। हमें करंट ईयर की डिमांड क्रिएट करनी है, तो 431001, 431001 हमने डिमांड क्रिएट करी अपनी। हमने अपनी डिमांड क्रिएट करी, एंटर मार के। कितने लाख रुपए बोल रहा है वो? 8 लाख रुपीस। 8 लाख रुपीस बोल रहा है वो। ये हमने प्रॉपर्टी टैक्स 8 लाख रुपीस करा है, ये हमने 8 लाख रुपीस करी। इनकम कितनी बोल रहा है? आवासीय प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक, उसका कोड है 110। प्रॉपर्टी टैक्स रेसिडेंशियल यूज प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, सॉरी क्रेडिट होगा, प्रॉपर्टी टैक्स रेसिडेंशियल यूज। ये कितना अमाउंट है? ये है हमारा 3 लाख रुपीस। ठीक, अब हमारे पास उसका नहीं है, वाणिज्य कॉमर्शियल टैक्स का नहीं है, तो हम यहीं पे आके क्रिएट करेंगे। यहीं पे आके हमें क्रिएट करना है, तो हमने फॉर्मूला शॉर्टकट किया गया था ऑल्ट सी, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स कॉमर्शियल, ठीक, इसका कोड होता है हमारा 11002, ठीक है। अच्छा, इसका ग्रुप क्या जाएगा? इसका ग्रुप इसी जीएल कोड के शुरुआत वाले जाते हैं, 1100। ये देखिए, ये ग्रुपिंग है। इसका चार्ट आपके पास होगा, जीएल कोड का चार्ट होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जीएल कोड का चार्ट ऐसा आपके पास, लोगों के पास है कि नहीं है, वो मुझे बताइएगा। ऐसा आप लोगों के पास चार्ट है कि नहीं है? ये वाला है ना, ये चार्ट। इसमें देखिए प्रॉपर्टी टैक्स ऊपर आएंगे, ये देखिए 11001 टैक्स रेवेन्यूज, ठीक, 1100102 प्रॉपर्टी टैक्स रेसिडेंशियल व्यवसायिक भवन, ठीक, ठीक है।